डाउट एक्सपर्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट या फिर सी टेट हो, आप केवी दे रहे हो या एनवीएस या जेएनवी। तो जैसे यूपी टेट और सी टेट में जो पेपर 2 होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है साइंस और सोशल साइंस में, है ना, एसओएस में। तो हम आज सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और यही क्वेश्चन जो पेपर 1 का ईवीएस वाला पार्ट होता है उसमें भी आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में ईवीएस में पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स का पार्ट होता है और पेपर 2 में हमारे सोशल साइंस में आते हैं। तो ये आप मान के चलिए आज का क्वेश्चन, आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 15th क्वेश्चन है और आज देखेंगे हम आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका राइट जाता है तो +1 करिए और अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए, मेनली हमने इस क्लास में फोकस किया है हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में भी हम एंशियंट हिस्ट्री लेकर आए हैं क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज लगा रहे थे तो हम देख रहे थे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्लास लेना तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, जो उपनिषद हैं टोटल कितने हैं ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। टोटल 108 उपनिषद हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 108। जिसको आंसर पता था वो अपना +1 ऐड कर लीजिए। दूसरा है महापुराणों की संख्या कितनी है। उपनिषद हो गए 108, अब उन्होंने पूछ लिया महापुराण। महापुराण होते हैं 18। कितने होते हैं, 18। उपनिषद 108, जीरो हटा दिया तो बन गया महापुराण 18। वेदों की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। टोटल वेद कितने हैं हमारे, 4 वेद हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि 4 वेद हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। इसी के साथ कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि वेदांग कितने हैं। जो वेदांग होते हैं, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या भी कई बार पूछ ली गई है, यूपी टेट में भी पूछी गई है। तो जो वेदांग होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी कि टोटल 6 वेदांग होते हैं। फिलहाल ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदांग पूछ लिया जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने हल्का सा अलग बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में एक नदी के बारे में बताया गया था। वो नदी, मैं एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अब लुप्त हो गई है। वो जो नदी है अब लुप्त हो गई है, बट ऋग्वेद में इस नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख या सबसे ज्यादा महत्व था। तो वो कौन सी नदी थी, वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है। देखिए, आयुर्वेद आज की भी जनरेशन में, हमारे मॉडर्न जनरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है ना। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आयुर्वेद से क्योर हो रही हैं। तो ये जो आयुर्वेद है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। देखिए, वेदों के टाइम से हमारा आयुर्वेद चला आ रहा है। तो इन्होंने यही पूछा है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो उद्गम है वो किस वेद से माना गया था। तो जिसने भी अभी तक क्लास को, सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें। और ध्यान रखें कि जो यूपी टेट और सी टेट की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की है उसे जाके आप देख लीजिए और अपने पीवाईक्यूज भी लगा लीजिए, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्जाम आपका 8 फरवरी को आने ही वाला है। इस टाइम पे पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्यादा कोशिश करिए कि नए टॉपिक पे ना जाएं, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसका कंटिन्यूसली रिवीजन करें। तो जो आयुर्वेद का उद्गम है ये यजुर्वेद से माना जाता है। कौन से वेद से माना जाता है, यजुर्वेद। आयुर्वेद का उद्गम यजुर्वेद से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, आयुर्वेद कौन से टाइम से चला आ रहा है, वैदिक एरा से आयुर्वेद हमारे साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तकनीकी विकास की दृष्टिकोण से वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। जो ये
तकनीकी मतलब कि जो टेक्निकली हिसाब से वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज थी, कौन सा चीज ऐसा था उस टाइम पे, लेकिन हमें किसके हिसाब से बताना है, टेक्निकल तकनीकी के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस टाइम पे जो लोहे का प्रयोग हुआ था, लोहे का प्रयोग हुआ था किस में, वैदिक काल में। और वो तकनीकी के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो समाज का आधार हुआ करता था वो परिवार था। परिवार के हिसाब से समाज को समझा जाता था। और उसी समय पे हमारा जो वैदिक काल में ही कुछ कुछ चीजें जैसे तांबा भी आया था, है ना। वैदिक जो सबसे पहली धातु का प्रयोग जो किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लिए यहाँ लिख देती हूँ, सब वैदिक काल में, शायद क्वेश्चन नहीं है, याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। वैदिक काल में जो सबसे सबसे पहली धातु थी, सर्वप्रथम धातु का जो यूज किया गया था, सर्वप्रथम धातु जिसका प्रयोग किया गया था वो क्या थी, तांबा। तांबा थी। बाद में अगर हम टेक्निकल की तकनीकी के हिसाब से लोहे का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट था, बट जो पहली धातु वैदिक काल में आई थी वो थी तांबा। क्या थी, तांबा। ठीक है, नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ऋग्वेद था उसमें जो अधन्या, अधन्या शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया गया था ये आपको बताना है। तो ये शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए, गाय के लिए। गाय को ऋग्वेद में अधन्या शब्द से मतलब कहा जाता था। ठीक है, संबोधित किया जाता था। ध्यान रखना है कि अधन्या किसके लिए है, गाय के लिए है। इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली थी। जो वैदिक काल था उसमें लेन देन, जो लेना और देना होता था वो कौन सी प्रणाली थी, उसमें उसको क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो जो लेन देन की प्रणाली थी उसको विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विनियम। देखो उस टाइम पे क्या था कि जैसे हमने कोई चीज ली, हम्म, फिर उसके बाद उसी के बदले में भी कभी कभी कुछ मतलब वापस भी दिया जाता था, तो इसलिए इसको स्पेशल नाम से माना जाता था वस्तु विनिमय। वस्तु विनियम, विनिमय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 24 बैलों द्वारा जुताई की चर्चा मिलती है। ये जो 24 बैलों द्वारा जुताई करने की चर्चा ये कहाँ मिलती है आपको ये बताना है। एक वो है ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट है, बट मैं क्वेश्चन पेपर जब पीवाईक्यू सॉल्व करा रही थी तो किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन मिला था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। क्योंकि कई बार जब हम हल्का सा पढ़ते हैं तो ऑप्शन जब अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम तुरंत फिल्टर करके ऑप्शन मार्क कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर 24 वैल्यू से संबंधित कोई चीज आ जाए तो आपको लगा देना है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोधूमा का अर्थ क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है ये यूपी टेट में। तो जो गोधूमा, देखो एक तो ये अधन्य, अधन्य आप समझ जाइए गाय के लिए हुआ है, और जो गोधूमा है ये है गेहूं के लिए। गोधूमा का अर्थ क्या होता है, गेहूं। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है। और एक और इसमें ही वैदिक काल में गोधूमा तो गेहूं के लिए यूज होता था। और बलि या फिर भाग, बलि या फिर भाग किसके लिए यूज होता था, कर के लिए, जो टैक्स देते थे उसके लिए यूज किया जाता था। बलि या भाग का अर्थ है टैक्स। ठीक है। और एक था अयस, अयस भी पूछ लिया जाता है। गोधूमा तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने क्वेश्चन में कर दिया है, ये आप साइड में ध्यान रखेंगे कभी इनसे रिलेटेड है। तो लोहा या तांबा, क्योंकि उस टाइम पे यही 2 चीजें यूज होती थी, लोहा या तांबा। अगर इनको अयस कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अयस। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लोया या तांबा आया तो अयस, अगर कहा गया बलि व भाग का क्या अर्थ है, तो कर। ठीक है। मनुस्मृति के लेखक कौन थे, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के लेखक कौन थे, मनुस्मृति के लेखक थे मनु। कौन थे, मनु। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस प्रकार की पुस्तक है। तो ये जो मनुस्मृति है ये विधि किस, इसका प्रकार कैसा है, विधि। किस प्रकार की पुस्तक है, विधि। ठीक है, इसका आप आंसर याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म थे, जैन धर्म था, उनके अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम या फिर आखिरी तीर्थंकर माने जाते थे। और इनका क्वेश्चन महावीर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कई बार पूछ ले जाता है महावीर की पुत्री का क्या नाम है? तो वो है अनुजा प्रियदर्शिनी। उनका नाम है प्रियदर्शिनी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हैं जिनकी राजधानी भी पूछी जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, महाजनपदों की राजधानी। ये तो कुछ क्वेश्चन थे, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। महाजनपदों की राजधानी, ठीक है। अंग, अंग थी, उसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। ये है राजधानी और वो है महाजनपद। वैदिक जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसमें जनपद थे, महाजनपद थे, उनकी राजधानी। तो जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है उनकी राजधानी हम जल्दी से देख लेंगे। मगध, मगध की थी राजगृह, मगध की थी राजगृह। क्वेश्चन पूछा जाता है काशी, काशी की क्या थी? वाराणसी, काशी की थी वाराणसी। ठीक है, वत्स, वत्स की थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्स की थी कौशाम्बी। कोसल, कोसल की थी श्रावस्ती, कोसल की थी श्रावस्ती। ठीक है, फिर थी गांधार, गांधार का भी बहुत बार पूछा जाता है, गांधार की थी। देखो ये अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप ऑप्शन में से इजीली मार्क कर सकते हैं, इसलिए 5 मिनट लगेंगे, देख लेना चाहिए हमें। गांधार की थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। गांधार की कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। सॉरी, मैंने गांधार की आपको गलत बता दी है, गांधार की थी तक्षशिला। मैं यही सोच रही हूँ कि कंफ्यूजन हो रहा है। गांधार की थी तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ थी कुरु की। ठीक है, और अवंती की उज्जैन, अवंती की थी उज्जैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं जिसमें से ये गांधार की तो बहुत बार पूछ ली जाती है, तक्षशिला, मगध की पूछ ली जाती है, राजगृह, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितने भी क्लासेस हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू।